नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं ना, आज आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का वायुमंडल। देखिए वायुमंडल है क्या? वायुमंडल हम किसको कहते हैं? एटमॉस्फेयर को अगर हम डिफाइन करें तो आप कहोगे वायुमंडल जो है गैसों का एक मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, देखिए आपको हमारी एक प्यारी सी पृथ्वी दिखाई दे रही होगी। हमारी जो पृथ्वी है ना, एक दिन हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी का आवरण बना कैसे। जो हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है हमारी, वो पहले से इसी प्रकार दिखाई देती थी, यानी कि सब ये लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर गैस, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी पृथ्वी पर आए कैसे। जो हम यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, यानी जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, उस लिथोस्फीयर का आवरण कैसे बना। आज हम बात करेंगे सब पहले एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर यानी मंडल जो है हमारे, जैसे हमारे ट्रोपोस्फेयर जो है ये रहा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। देखिए भाई जी, क्षोभमंडल यानी जो हमारा सबसे पहला आवरण है, हमारा मंडल जो सबसे पहला है क्षोभमंडल है, फिर आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और फिर आपका तापमंडल, और फिर आपका बहिर्मंडल, या फिर आप कह सकते हो आयन मंडल तापमंडल को, या फिर आप कहोगे लास्ट में बहिर्मंडल। देखिए भाई जी, हमें सभी को पता है जो ट्रोपोस्फीयर है वो हमारा 0 से 12 या फिर 18 किलोमीटर। देखिए हमारे यहाँ पर 0 से 12 भी कह दिया और 0 से 18 भी कह दिया। आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है वह गोल ना होकर एक इलिप्टिकल शेप घेरती है, यानी अंडाकार होती है। ठीक है, और उस पृथ्वी पर हमारे एक और होते हैं ध्रुव, जो हमारी पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, यानी सरफेस पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम पोल कहते हैं, और एक होता है इक्वेटर लाइंस। भाई जी आपको पता होगा जो हमारी इक्वेटर लाइंस होती हैं वो पोल से हमारी पोल से ज्यादा रेडियस वाली होती है, ज्यादा व्यास वाली होती है। ये अनुमानित बात नहीं, एक वास्तविक बात पर आधारित है कि साहब हमारे जो ध्रुव होते हैं वो विषुवत से छोटे होते हैं। जिसकी रेडियस छोटी होगी उसका व्यास अपने आप ही बड़ा होता है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे बातें करते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। ये सभी को पता है, जैसे हमारा ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, ये इसी प्रकार से संबंधित है। हाँ जी, देखिए पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका, पहला है साहब आपका क्षोभमंडल। पहला है सब क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की लंबाई क्या है? पृथ्वी की सतह से क्षोभमंडल की जो लंबाई है वो आपकी यहां से 0 किलोमीटर लगा लेना, यहां पर तो होगी 12 किलोमीटर की और यहां पर होगी 18 किलोमीटर की। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हमारी 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 0 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है। दूसरा जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभमंडल है, उसकी जो सबसे ऊंची हाइट है, ऊंचाई है, उसको हम कहते क्या है? उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। देखिए ट्रोपोपोज हमारी क्षोभमंडल की सबसे ऊंची जो परत है उसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं, और इस क्षोभमंडल में हमें सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है। घनत्व यानी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरी बात आप कहोगे यह हमारे जो मंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबसे नीचे वाली परत है। दूसरी बात सबसे इसमें सबसे ज्यादा घनत्व होता है। तीसरा, जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं वायुमंडल से संबंधित, एटमॉस्फेयर रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं, वो सभी हमारी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि आंधी आना, बादलों का बनना या फिर वर्षा का आना क्षोभमंडल में ही होता है। ठीक है, ये सभी घटनाएं वायुमंडल से संबंधित हमारी क्षोभमंडल में होती है। फिर है साहब ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको आप CFC से संबंधित, CO2 से संबंधित, CO4 से संबंधित, या फिर जलवाष्प यानी वाटर वेपर से संबंधित कहते हो। ये सभी घटनाएं हमारी क्षोभमंडल में होती हैं। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तापमान और
हमारी ऊंचाई की, तो याद रखें बच्चे कि साहब अगर हमें क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो साहब आपका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि साहब 1 किलोमीटर की, तो वो तापमान कितना होगा, वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से घट जाएगा। देखिए घनत्व सबसे अधिक क्षोभ मंडल में बताया है, यानी ऊपर जाओगे यानी घटेगा। देखिए तापमान जो है बढ़ने से आपका घनत्व जो है घटता है, डेंसिटी घटती है। तो सब अगर आप 165 मीटर पर गए तो सब 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो सब 6.4 डिग्री सेल्सियस तो आपका तापमान घट जाता है। ठीक है। अगर बात ऐसे आगे बढ़ते हैं तो साहब नेक्स्ट जो है आपका आता है आपका समताप मंडल, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो इस यहां से 12 और यहां से 18 से 50 और यहां से आप कहोगे 12 से 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो हमारी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर की होती है। फिर से वही बात कि साहब स्ट्रेटोस्फीयर का जो सबसे ऊंचा भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा साहब स्ट्रेटोपोस। इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है बच्चे वो है साहब आपकी ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर उपस्थित होती है, ओजोन परत मौजूद होती है, वो किस में मौजूद होगी, तो साहब हमारी ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। और ओजोन लेयर किस गैस की बनी होती है, O3 की बनी होती है। नंबर 2 बात कि साहब ओजोन परत किस किस किरण से प्रभावित होती है, किस तरंग से प्रभावित होती है, तो आप कहोगे ओजोन परत जो है वो पैराबैंगनी किरणों से प्रभावित होती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, हाँ जी। ओजोन परत का कार्य क्या है, ओजोन परत का जो कार्य है वो पैराबैंगनी किरणों को सोखना होता है, अवशोषित करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है। फिर हमारे जहन में एक बात होती है कि साहब क्या सभी जितनी भी पैराबैंगनी किरणें हैं उन सभी को ओजोन परत अवशोषित कर पाता है? जी नहीं, हमारी जो ओजोन परत है वो पैराबैंगनी सभी किरणों को अवशोषित नहीं करता। किसको अवशोषित करता है? देखिए पैराबैंगनी किरणें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। हमारी जो पैराबैंगनी ए किरणें हैं वो हमारी ओजोन परत को आसानी से पार कर देती है और इनसे हमें कोई हानि नहीं पहुंचती। ठीक है, ये आसानी से पार कर लेती हैं ओजोन परत को और कोई हानि नहीं पहुंचती। जो पैराबैंगनी बी किरणें हैं उनका कुछ भाग जो हमारा पैराबैंगनी किरणों का जो बी भाग होगा वो कुछ भाग हमारा ओजोन परत को पार कर पाता है और ये ए से थोड़ी ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, ए से ज्यादा हानिकारक होती है, जिससे हमें त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। फिर बात आती है साहब सबसे ज्यादा जो हानिकारक किरण कौन सी है पैराबैंगनी की, वो सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी होगी? पैराबैंगनी सी किरणें, और ये पूर्णतः अवशोषित कर ली जाती है हमारी ओजोन परत द्वारा। ओजोन परत को एक बार यहीं पर छोड़ेंगे, फिर बात करेंगे यहां पर। भाई जी हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर है यानी समताप मंडल जो है उसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे हमने ओजोन लेयर कह दिया। फिर कहेंगे साहब इसमें जो तापमान है जिसका नाम समताप मंडल के नाम से ही गिरा, यहाँ पर जो तापमान की जो है समानता रहती है, जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट स्थिर पाया जाता है। नंबर 3, यहाँ पर जितने भी वायुयान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वायुयान उड़ने के लिए यह आदर्श माना जाता है। जितने भी आपके वायुयान उड़ेंगे हमारे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, और आप कहोगे साहब ओजोन से आगे जो स्फीयर हो, स्ट्रेटोस्फीयर से जो हमारा आगे का स्फीयर होगा वो आपका कौन सा है? देखिए भाई जी, नेक्स्ट है साहब मध्यमंडल मीजोस्फीयर, जो 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उपस्थित होता है। फिर से आप कहोगे जो हमारा मीजोस्फीयर है, मध्यमंडल है, उसकी जो सबसे ऊंचा भाग होता है मेसोपोज कहलाता है, मेसोपोज कहलाता है। और इसमें जो है क्या
प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए इसका जो औसतन तापमान है, देखिए नीचे से तापमान ऊपर जाओगे दाब घटेगा, तापमान भी घटता जा रहा है। ठीक है, तो साहब इसका जो औसतन तापमान है वो लगभग आपका -85 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। औसतन तापमान बताया गया है जी यहाँ पर। और जितने भी उल्कापिंड होते हैं वो उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। अगर ऊपर से उल्कापिंड नीचे की ओर आते हैं तो क्वेश्चन आता है किस परत में, किस मंडल में आपके उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, तो आप कहोगे मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में। ठीक है, अगर इससे आगे की बात करते हैं तो साहब आपका नेक्स्ट जो मंडल होगा वो होगा आपका थर्मोस्फेयर, जिसको आप ताप मंडल कहते हैं। थर्मोस्फेयर तापमंडल, जिसकी ऊंचाई लगभग 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, 80 से 640। और फिर से वही बात होगी साहब कि आपकी जो थर्मोस्फेयर है, तापमंडल है, उसका सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाएगा? थर्मोपोज कहलाएगा। थर्मोपोज इसका सबसे ऊंचा भाग कहलाता है। फिर बात आती है साहब तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान। देखिए अभी तक यहां से पृथ्वी से हमारा जो मीजोस्फीयर था, मध्य मंडल था, नीचे से ऊपर जाने से तापमान जो है घट रहा था, लेकिन एकमात्र यहाँ पर तीसरे से चौथे जो स्फीयर में मंडल में जाओगे तो आप कहोगे यहाँ पर तापमान जो है बढ़ता है। यहीं से क्वेश्चन इंक्रीज होता है कि साहब तापमान का बढ़ना किस मंडल पर आधारित है? वो होगा साहब आपका थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल पर। हाँ जी, नंबर 2 बात भाई साहब, संचार, जैसे आपने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखा होगा, जिससे आप हर रोज संचार विभाग से संबंधित रचनाएं करते हैं। जैसे आपने किसी भी टेलीकास्ट का, लाइव टेलीकास्ट का वर्णन देखा, जैसे आज के दिन प्रो कबड्डी या फिर क्रिकेट मैच का या फिर ओलंपिक का आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो, वो किसके द्वारा होता है? संचार उपग्रह के द्वारा होता है। और संचार उपग्रह किस मंडल में उपस्थित होते हैं? वो हमारे तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर में उपस्थित होते हैं, थर्मोस्फेयर में। हाँ जी, एक और बात होती है साहब, एक होते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी भूस्थिर उपग्रह। क्वेश्चन आता है साहब भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भूस्थिर, तो साहब आप डायरेक्ट कहोगे वो इससे संबंधित तो नहीं है भाई। याद रखना भूस्थिर की जो ऊंचाई होगी भूस्थिर उपग्रह की, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, वो 36,000 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका मंडल होगा वो होगा साहब आपका एक्सोस्फेयर, जिसमें हमारी जो मात्रा होती है, गैसों की मात्रा होती है, वो होती है साहब हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। याद रखिए हमारे जो पर्यावरण में जो है वो बहुत सी गैसों का एक मिश्रण है, जिसमें हमें जिसे हमने वातावरण का नाम दिया है, एटमॉस्फेयर का नाम दिया गया है। उसमें एक सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है नाइट्रोजन, जो लगभग 78% है। फिर पाई जाती है ऑक्सीजन, जो 21% है। फिर पाई जाती है आर्गन, जो आपकी 0.9% है। ठीक है, और फिर होती है CO2 जो 0.03% होती है। फिर अदर गैसेज होंगी जिनमें आप हीलियम, हीलियम इत्यादि गैस का प्रयोग करोगे। ठीक है, जो आपकी एक्सोस्फीयर में जो मात्रा की बहुलकता होती है वो हीलियम की होगी, नाइट्रोजन की होगी। ठीक है, इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। आज हम बात करते हैं साहब नाइट्रोजन गैस के बारे में। तो साहब नाइट्रोजन गैस के बारे में देखिए साहब, नाइट्रोजन जो है वो एक लिक्विड के रूप में भी पाई जाने वाली गैस होती है और इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में से अधिक होती है और इसकी मात्रा सभी को पता है 78% हमारे पर्यावरण में पाई जाती है, वातावरण में पाई जाती है। नंबर 2, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण जो आपका प्रेशर होता है यानी दाब होता है, विंड पावर जो हवा की शक्ति होती है और आपका परावर्तन होता है, वो आप सभी प्रकार की प्रक्रियाएं नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होते हैं, जो आप यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है आपको। जो आपका प्रेशर है यानी दाब है और विंड पावर है या फिर प्रकाश का परावर्तन है, जिसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो, ये सभी प्रक्रियाएं आपकी नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण होते हैं। नंबर 2 बात, इस गैस का ना तो रंग होता, ना गंध और ना ही इसका स्वाद होता है। दिस गैस इज कलरलेस एंड ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस।
ठीक है। नंबर 4 बात भाई साहब, नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। देखिए, अगर इस पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो साहब अगर एक बार आग लग जाती तो साहब जल्दी से आपकी आग जो है बुझन आग जल्दी से बुझ नहीं पाती। देखिए, आग को बुझाने वाली गैस CO2 है, जिसका आप अग्निशमक यंत्रों में प्रयोग करते हो, फायर एक्सटिंग्विश में प्रयोग होती है CO2, या फिर ड्राई आइस जिसका नाम होता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस भी इसमें उपयोगी लाई जाती है, और नाइट्रोजन गैस जो है इसका प्रॉपर्टी ये है कि साहब ये वस्तुओं को तेजी से आग लगने से बचाती है। फिर कहोगे जो पेड़ों के हमारे नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जिस प्रकार से हमारे जीवन का एक आर्थिक मूलभूत तत्व है वो हमारा प्रोटीन है, और इसी प्रकार पेड़ पौधों में जो तत्व होगा वो नाइट्रोजन होगा। हाँ जी। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो नियंत्रण आग पर नियंत्रण रखना मुश्किल ही नहीं, एक नामुमकिन था। और आज का लास्ट पॉइंट है, यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली होती है। लास्ट आज के दिन बताते हैं साहब, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, उसका जो तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस का होता है, और इसका प्रयोग हम रक्त को सुरक्षित रखने के लिए भी करते हैं, और सांड के स्पर्म को भी सुरक्षित रखा जाता है इसी तापमान पर। आपने VLD डॉक्टर या फिर लाइवस्टॉक डॉक्टर देखे होंगे, जो हमारे पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर कहलाते हैं, उनका एक सिलेंडर पाया जाता है जिसमें आप कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कुछ टीके देखे होंगे। उन टीकों में जो स्पर्म यूज होता है वो किस तापमान पर रखा जाता है, वो -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और किस गैस के साथ मिलाकर रखा जाता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मिलाकर रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर किसी की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपका आंसर देने के लिए हम हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।